हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 26 एंड 27 का सॉल्यूशंस किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स, IIT JEE, नीट एंड अदर इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम 26, ए कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F is equal to m2g upon 2 is applied on the block of mass a small m as shown in figure 5b10. The string and the pulley are light and the surface of the table is smooth. Find the acceleration of mass m1. प्रॉब्लम 26 में एक टेबल पर रखे गए मास m1 पर कांस्टेंट फोर्स नियत बल कैपिटल F लेफ्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से अप्लाइड है, क्रियाशील है, एंड इस कांस्टेंट फोर्स F का वैल्यू m2g/2 है। दैट मीन्स हैंगिंग मास m2 का वेट m2g का हाफ m2g/2। मास m1 से जो कि एक टेबल पर रखा है एंड वह टेबल फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है, चिकना है। दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट एक्टिंग इन दिस केस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द टेबल एंड mass m1 is 0 because the table is frictionless. टेबल चिकना है, घर्षण रहित है, इसलिए कोई फ्रिक्शन फोर्स मास m1 का सरफेस एंड टेबल के सरफेस, दैट इज बोथ कॉन्टैक्ट सरफेसेस, दोनों संपर्क तलों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा। एंड इस टेबल के राइट कॉर्नर पर और राइट एंड पर एक स्मूथ पुली, चिकनी घिरनी क्लैंप है, उसे भी फिक्स कर दिया गया है इस टेबल के राइट एंड पर। एंड m1 मास से कनेक्टेड स्ट्रिंग के द्वारा एक अनदर मास m2 कनेक्टेड है, जो कि हैंगिंग मास है, जो कि इस टेबल के राइट एंड पर स्ट्रिंग के हेल्प से लटक रहा है, उसे लटका दिया गया है m2 मास को। एंड यह m2 मास उसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जिस स्ट्रिंग के लेफ्ट एंड से m1 मास कनेक्टेड है। एंड m1 मास, m1 द्रव्यमान फ्रिक्शनलेस और स्मूथ टेबल पर रखा हुआ है। तो इस m1 मास का एक्सेलरेशन त्वरण फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम बोथ मासेस m1 एंड m2 के फ्री बॉडी डायग्राम पर विचार करेंगे एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से बोथ मासेस m1 एंड m2 पर अलग अलग रिजल्टेंट फोर्स के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे एंड बोथ इक्वेशंस को ऐड कर हम मास m1 जो कि टेबल पर रखा गया है उसका एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि बोथ मासेस एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अंतर यह है कि मास m1 टेबल पर रखा गया है, जबकि मास m2 को उस टेबल के एक कॉर्नर से होकर पुली के हेल्प से होकर स्ट्रिंग के सेम स्ट्रिंग के हेल्प से लटका दिया गया है m2 मास को, जबकि m1 मास उसी स्ट्रिंग के लेफ्ट एंड से कनेक्टेड है एंड घर्षण रहित टेबल पर, फ्रिक्शनलेस और स्मूथ टेबल पर रखा गया है m1 मास को, जिस पर एक नियत बल कांस्टेंट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में क्रियाशील है, अप्लाइड है, जिसका वैल्यू F = m2g/2 इस प्रॉब्लम में गिवन है। तो बोथ मासेस m1 एंड m2 चूंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है,
इसलिए बोथ मासेस का, दोनों द्रव्यमानों का m1 एंड m2 का एक्सेलरेशन कॉमन होगा, सेम होगा। अब यह देखना होगा कि मोशन किस तरफ होगा, रिजल्टेंट मोशन, क्योंकि बोथ मासेस कनेक्टेड है एक ही स्ट्रिंग से, तो टू कनेक्टेड मासेस है विद द सेम स्ट्रिंग, तो मोशन बोथ मासेस का मोशन गति साथ साथ होगी कॉमन एक्सेलरेशन उभयनिष्ठ त्वरण के साथ। तो मोशन किस डायरेक्शन में होगा यह भी क्लियर है, क्योंकि m1 मास पर जो फोर्स, कांस्टेंट फोर्स F, नियत बल F लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाइड है बाईं ओर, उसका वैल्यू हैंगिंग मास m2 जो लटक रहा है द्रव्यमान, उसके भार का m2g वेट का हाफ है, मतलब m2g के वेट का हाफ है केवल यह फोर्स m1 मास पर एक कण क्रियाशील होने वाला फोर्स। तो निश्चित रूप से यह फोर्स F इस सिस्टम को, जिसमें स्ट्रिंग से, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड टू डिफरेंट मासेस है m1 एंड m2, तो यह फोर्स निश्चित रूप से इस सिस्टम को, मतलब बोथ मासेस के सिस्टम को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव नहीं करा पाएगा, इसलिए कि m2 मास का जो वेट है m2g वह अप्लाइड फोर्स से अधिक है, डबल है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स m2g अपॉन 2 है, हैंगिंग मास के वेट का आधा, इसलिए हैंगिंग मास m2 का वेट m2g इज इक्वल टू 2f हो जाएगा, जो अप्लाइड फोर्स है m1 मास पर लेफ्ट डायरेक्शन में उसका डबल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से m2 मास के कारण इफेक्टिव मोशन, m2 मास का जो वेट है वह इस अप्लाइड फोर्स m1 मास पर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, तो मोशन राइट डायरेक्शन में होगा एंड m2 मास डाउनवर्ड मूव करेगा, जबकि m1 मास टुवर्ड्स राइट मूव करेगा। तो m1 मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड स्मॉल ए से स्मॉल ए एंड m2 मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड नीचे की ओर स्मॉल ए एंड m1 मास का एक्सेलरेशन टेबल पर या मोशन m1 मास का जो टेबल पर रखा है उसका मोशन राइट डायरेक्शन में होगा, लेकिन सेम एक्सेलरेशन से, मतलब एक्सेलरेशन ए से ही बोथ मासेस का एक्सेलरेशन सेम होगा, इसलिए कि बोथ मासेस सेम स्ट्रिंग से, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए इस सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन मोशन जो होगा m1 मास का लेफ्ट डायरेक्शन में, जो अप्लाइड फोर्स कैपिटल F है उसके द्वारा लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स F जो हैंगिंग मास है, जो लटकता हुआ द्रव्यमान है, उसके वेट का आधा है, तो इसलिए जो रिजल्टेंट मोशन होगा वह हैंगिंग मास m2 के वेट के कारण होगा, जो कि डाउनवर्ड होगा, तो m1 मास टेबल पर राइट डायरेक्शन में मोशन करेगा कॉमन एक्सेलरेशन A के साथ। टेंशन प्रोड्यूस होगा इस स्ट्रिंग में, वह T है, वेट मास m2 का डाउनवर्ड काम करेगा। फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग हम देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी बाद में मैं जो फोर्सेस एक क्रियाशील हैं बोथ मासेस पर, उसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम स्केच करने के बाद इस फिगर में, ओरिजिनल फिगर में भी इंडिकेट करूंगा, लेकिन पहले फ्री बॉडी डायग्राम देख लिया जाए। तो बगल में मैं फ्री बॉडी डायग्राम भी स्केच करता हूं। जो टेबल पर मास है m1 मास जो टेबल पर है, उस पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, तो इस मास m1 का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, कितना, m1 स्मॉल m1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g, वेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भार किसी पिंड का भार द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के प्रोडक्ट गुणनफल के इक्वल होता है, एंड भार हमेशा किधर काम करता है, अर्थ की ओर। अर्थ किसी बॉडी को जितने फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है, वह फोर्स ही, वह अट्रैक्शन फोर्स ही उस बॉडी का वेट होता है, भार होता है। तो m1 मास जो टेबल पर रखा है उसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा, एंड टेबल के सरफेस के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब चूंकि m1 मास का मोशन एक्सेलरेशन किधर है, राइट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कितना है, a है, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका मोशन राइट डायरेक्शन में होगा। जो फॉलिंग मास है उसके वेट के कारण m2g डाउनवर्ड काम करेगा, एंड चूंकि m2g m1 पर लेफ्ट डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F अप्लाइड है, उसका डबल है, इसलिए मोशन
राइट डायरेक्शन में M1 मास का होगा, जबकि M2 मास का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नीचे की ओर होगा। तो जो M1 मास से कनेक्टेड स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन अप्लाइड होगा किधर, M1 मास के लिए राइट डायरेक्शन में, जबकि अप्लाइड फोर्स किधर है M1 मास पर कैपिटल F, जिसका वैल्यू M2G/2 है, वह लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो कैपिटल F लेफ्ट डायरेक्शन में। एंड टेंशन स्ट्रिंग में टेंशन M1 मास के लिए राइट डायरेक्शन में, एंड एक्सेलरेशन भी M1 मास का राइट डायरेक्शन में। तो M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। M1 मास के लिए जो कि टेबल पर रखा है, एंड कनेक्टेड जो फॉलिंग मास है M2 उसके कारण इसका मोशन राइट डायरेक्शन में होगा, जबकि M2 का मोशन डाउनवर्ड होगा। तो M1 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। एंड इसमें जो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है टेबल के सरफेस का, जो कि वेट के अगेंस्ट में है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, वेट डाउनवर्ड तो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के द्वारा भी नॉर्मल रिएक्शन उस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में उतना ही मैग्नीट्यूड का, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, चूंकि वेट डाउनवर्ड है, वह एक्ट करेगा। तो एन जो नॉर्मल रिएक्शन है, एन वह M1 मास के वेट को बैलेंस कर देगा। तो वर्टिकल मतलब यहाँ पर जो बॉडी मास M1 है वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा, माने N = M1G हो गया। तो केवल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं वही इफेक्टिव होंगे, वही प्रभावी होंगे, जिसके कारण M1 मास का मोशन टेबल पर राइट डायरेक्शन में होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो M1 मास पर होगा वह T - F होगा, जिसे हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके एक इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे M1 मास के लिए, एंड अनदर इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे M2 मास के लिए। तो M2 मास जो फॉलिंग मास है, जो कि पुली टेबल के राइट एंड पर जो पुली क्लैंप है उससे होकर उसी स्ट्रिंग से M2 मास भी कनेक्टेड है, लेकिन M2 मास का वेट M2G वह फोर्स से माने M1 मास पर अप्लाइड फोर्स का डबल है, इसलिए मोशन M2 मास का डाउनवर्ड होगा। तो M2 मास के लिए जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा उसे भी मैं यहाँ स्केच कर देता हूँ नीचे में। M2 मास के लिए M2 मास का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, M2 × G, वेट = मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, भार = द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से लटक रहा है, हैंग कर रहा है M2 मास, लटका हुआ है पुली से होकर, वह मास M2 वह टेबल पर रखे गए मास M1 से कनेक्टेड है। तो टेंशन इन द वेट डाउनवर्ड, तो टेंशन जो होगा स्ट्रिंग में M2 मास के लिए वह क्या होगा, अपवर्ड होगा। एंड M2 मास का एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा, जितना एक्सेलरेशन M1 का उतना ही एक्सेलरेशन M2 का। तो ये बोथ मासेस जो टेबल पर रखा गया मास M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, एंड ऊपर में, एंड M2 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम उसी के नीचे में मैंने स्केच किया। अब दोनों मासेस के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों मासेस का फ्री बॉडी डायग्राम को देखते हुए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का अप्लाई कर रिजल्टेंट फोर्स मालूम कर 2 इक्वेशंस ऑब्टेन कर लेंगे, एंड उसके हेल्प से हम दोनों को ऐड करके मास M1 का एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, जो कि स्मॉल a है, एंड वही एक्सेलरेशन M2 मास का भी होगा, क्योंकि बोथ मासेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल स्ट्रिंग। दोनों मासेस M1 M2 सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं, इसलिए बोथ मासेस का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम में फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 है, तो M1 मास का एक्सेलरेशन A है, हालांकि M2 का भी A है। तो A मालूम होगा तो M1 का मालूम होगा एक्सेलरेशन, तो M2 का भी एक्सेलरेशन तुरंत मालूम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस डायग्राम में भी मैंने शुरू में ही कहा कि जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं बोथ मासेस पर, उसको मैं ओरिजिनल जो डायग्राम है फिगर 5E10 उसमें भी रिप्रेजेंट कर दूं। तो इस M2 मतलब जो मास हैंगिंग मास है उसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा M2G, टेंशन अपवर्ड काम करेगा T, कैपिटल T, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया है M2 का। अब M1 मास के लिए फोर्स तो पहले ही एक प्रॉब्लम में इंडिकेट किया गया है, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट फोर्स F है, लेकिन M1 मास पर जो राइट डायरेक्शन में फोर्स होगा वह स्ट्रिंग में टेंशन वाला फोर्स होगा T। तो M1 मास के लिए टेंशन राइट डायरेक्शन में, एंड कांस्टेंट फोर्स F अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लेफ्ट डायरेक्शन में। M2 जो हैंगिंग मास है उसका वेट डाउनवर्ड, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है स्ट्रिंग के अदर एंड से, उस स्ट्रिंग के एक एंड से लेफ्ट एंड से
M1 मास कनेक्टेड है, जबकि अदर एंड से M2 मास हैंग कर रहा है, तो इसमें टेंशन अपवर्ड। तो ओरिजिनल फिगर डायग्राम फिगर 5E10 में भी मैंने जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसको स्केच कर दिया। एंड वेट M1 जो मास है, जो टेबल पर रखा गया है M1 मास, उसका वेट डाउनवर्ड फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने दिखाया है M1G, यहाँ भी M1G नीचे की ओर, एंड नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड काम करेगा। तो वह तो एक दूसरे के द्वारा बैलेंस हो जाएगा, मतलब वेट नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस है, उसी को हम देखेंगे। नाउ यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन and we will apply Newton's second law of motion for both masses M1 and M2 in free body diagram. So considering free body diagram of mass M1 and using Newton's second law of motion, we have for motion of mass M1 on the table, a smooth table in the right direction, M1 मास का मोशन राइट डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स M1 मास के लिए किधर होगा? राइट डायरेक्शन में, T माइनस F, क्योंकि मोशन हो रहा है राइट डायरेक्शन में, तो T टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन फोर्स F जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में कर रहा है, तो T माइनस F इक्वल्स टू M1 इंटू A मास इंटू एक्सेलरेशन। से इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ फॉलिंग मास M2, जो फॉलिंग मास है, जो मास लटक रहा है टेबल से होकर, टेबल के राइट एंड पर, टेबल के दाईं ओर जो पुली, फ्रिक्शनलेस पुली भी फ्रिक्शनलेस है, तो चिकनी घिरनी है, तो जो टेबल के दाईं ओर राइट साइड, राइट एंड पर जो चिकनी घिरनी स्मूथ पुली क्लैंप्ड है, फिक्स्ड है, तो उससे होकर के स्ट्रिंग पास कर रहा है, और उस स्ट्रिंग के अनदर एंड से, दूसरे एंड से मास M2 फॉल कर रहा है, लटका हुआ है। तो फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ हैंगिंग मास M2, तो फॉर मास M2 दैट इज डाउनवर्ड मोशन ऑफ मास M2, तो वहां पर वेट, चूंकि M2 मास का मोशन नीचे की ओर हो रहा है, तो वेट जो M2 मास का है डाउनवर्ड एक्ट करता है M2G, वह टेंशन से क्या होगा? ग्रेटर होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स भी काम करेगा डाउनवर्ड M2G माइनस T रिजल्टेंट फोर्स हो गया, और वह भी कितना हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से रिजल्टेंट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। सो वी हैव M2G रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मास M2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, जो कि वेट में से टेंशन को माइनस करेंगे। M2G माइनस T इक्वल टू मास ऑफ फॉलिंग, मास M2, जो फॉलिंग मास है M2, जो फॉलिंग मास है उसका मास M2 है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट फोर्स हो गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यूजिंग फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी नो M2 इंटू A। तो सेकेंड इक्वेशन भी ऑब्टेन हो गया, जो कि M2 मास का डाउनवर्ड मोशन के लिए रिजल्टेंट फोर्स के लिए इक्वेशन है M2G माइनस T वेट माइनस टेंशन, वेट ऑफ मास M2 डाउनवर्ड माइनस टेंशन, क्योंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, टेंशन अपवर्ड, तो रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड होगा, क्योंकि मोशन डाउनवर्ड हो रहा है नीचे की ओर। तो वेट फॉलिंग मास M2 का वेट M2G में से टेंशन को माइनस कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स हो गया, एंड फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। M2 मास का माने जो फॉलिंग मास है M2, जो फॉलिंग मास है, लटक रहा है मास पुली से होकर टेबल के दूसरे एंड से स्ट्रिंग के हेल्प से, तो उस मास का वेट डाउनवर्ड है M2G, एंड टेंशन स्ट्रिंग में लटकाने वाला जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन अपवर्ड, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? M2G माइनस T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मास कितना है इस मास, जो हैंगिंग मास है, इस बॉडी का जो मास है M2 है, एंड एक्सेलरेशन A है, सो M2 इंटू A। अब बोथ इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, एडिंग 1 and 2 कंबाइन कर दिया जाए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए, जो बोथ मासेस M1 and M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम का उपयोग कर, यूज कर, फ्री बॉडी डायग्राम स्केच कर, एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज कर हमने ऑब्टेन किया है। बोथ इक्वेशंस ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पर ऐड करने पर क्या होगा? प्लस T है
इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 के LHS में फर्स्ट टर्म प्लस टी है एंड इक्वेशन 2 का सेकेंड टर्म माइनस टी है, तो प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया। तो LHS में अब बचेगा क्या, M2G पॉजिटिव है माइनस एफ नेगेटिव है, M2G माइनस एफ। LHS में क्या बचेगा, M2G माइनस कैपिटल एफ इक्वल्स टू RHS में क्या बचेगा, M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड M1 प्लस M2, M1A प्लस M2 है तो M1 प्लस M2 को ब्रैकेट के अंदर रखें, A को कॉमन कर लें, तो अंडर ब्रैकेट M1 प्लस M2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई A। M1 प्लस M2 M1 एंड M2 को ब्रैकेट के अंदर रख करके A को कॉमन कर लिए। यह एक्सलेशन ही हमको मालूम करना था, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2G माइनस एफ अपॉन M1 प्लस M2 एंड एफ का भी वैल्यू दिया है M2G अपॉन 2। तो अब फर्दर सॉल्यूशन के लिए मैं डायग्राम मैं क्वेश्चन प्रॉब्लम 26 का जो स्टेटमेंट है उसे इरेज करता हूं, तो हम कॉमन एक्सेलेरेशन ऑब्टेन कर लेंगे। हालांकि प्रॉब्लम है मास M1 का एक्सेलेरेशन मालूम करना है, लेकिन M1 मास एंड M2 मास दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो बोथ मासेस का एक्सेलेरेशन मतलब M2 मास का जो फॉलिंग मास है, जो लटकता हुआ मास है स्ट्रिंग से, उसका भी एक्सेलेरेशन सेम होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से A का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा, M2G माइनस एफ इक्वल्स टू M1 प्लस M2 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई A को कॉमन कर लिया गया, क्योंकि इक्वेशंस 1 एंड 2 को ऐड करने पर RHS में M1A प्लस M2 है, तो A कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर M1 प्लस M2। देयरफॉर स्मॉल a acceleration of the system, that is both masses M1 and M2, is A equals to M2G minus F। LHS में टर्म है, RHS में A कॉमन है, तो M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो M1 प्लस M2 A equals to M2G minus F अपॉन M1 प्लस M2 एंड F का वैल्यू M2G बाई 2 है, उसे भी पुट कर दिया जाए न्यूमरेटर में, इक्वल्स टू M2 इंटू अ स्मॉल g, दैट इज वेट ऑफ फॉलिंग मास M2, M2G माइनस F, कैपिटल F कितना है, M2G अपॉन 2 है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में गिवन है, M2G अपॉन 2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारा रिजल्ट होगा, और A इक्वल्स टू स्मॉल a इक्वल्स टू एक्सेलेरेशन ऑफ मास M1 एंड ऑल्सो ऑफ मास M2, लेकिन प्रॉब्लम में मास M1 का कह रहा है, तो M1 का एक्सेलेरेशन स्मॉल a इक्वल्स टू M2G माइनस f का वैल्यू M2G बाई 2 अपॉन M1 प्लस M2। अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करने पर LCM में 2 हो जाएगा, M2G माइनस M2G अपॉन 2, तो LCM में 2 होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई M2G, 2M2G माइनस M2G दैट इज M2G, 2M2G माइनस M2G दैट इज M2G अपॉन 2। देयरफॉर A इक्वल्स टू M2G अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 भी डिनोमिनेटर में है 2 के साथ, तो M2G अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई M1 प्लस M2। Therefore, acceleration of mass M1, although it is the acceleration of the falling mass M2, क्योंकि both are M1 and M2 are connecting masses, थोड़े सिंगल स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग से दोनों मासेस कनेक्टेड हैं। प्रॉब्लम में पूछा गया है M1 मास का एक्सेलरेशन, तो जो कि ऑब्टेन हो गया, लेकिन M2 मास का भी एक्सेलरेशन अगर पूछा जाता तो सेम होगा, बोथ आर कनेक्टिंग बॉडीज, दोनों संलग्न पिंडें हैं एक ही स्ट्रिंग से, इसलिए तो एक्सेलरेशन ऑफ मास M1 इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्मॉल a इक्वल्स टू M2G डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट M1 प्लस M2। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम 26। यहाँ आप लिख लें एक्सेलरेशन ऑफ मास M1, जो कि प्रॉब्लम में पूछा गया है।
स्मॉल a इक्वल्स टू m2g divided by 2 multiplied by under bracket m1 plus m2. This is the answer of this problem. Problem 27 in figure 5e11, m1 equals to 5 kg, m2 equals to 2 kg and force F equals to 1 Newton. Find the acceleration of either block. Describe the motion of mass m1 if the string breaks but force F continues to act. Problem 27 में mass m1 5 kg given है and mass m2 2 kg and both masses पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस F एंड F अप्लाइड हैं, तो उस फोर्स का वैल्यू 1 न्यूटन है, जिसे फिगर 5e11 में शो किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। बोथ मासेस एक स्मूथ पुली और फ्रिक्शनलेस पुली से सस्पेंडेड है, लटका दिया गया है एक स्ट्रिंग के हेल्प से। एक ही स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से m1 मास को एंड उस स्ट्रिंग के राइट साइड में राइट एंड से m2 मास को हैंग किया गया है एंड बोथ मासेस एंड स्ट्रिंग को धागा या डोरी सहित दोनों द्रव्यमानों को एक स्मूथ पुली के ऊपर रख दिया गया है। द सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ पुली। तो m1 मास 5 kg का है, m2 मास 2 kg का है एंड एडिशनल फोर्सेस F एंड F इज इक्वल टू 1 न्यूटन का बोथ मासेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया गया है। तो बोथ मासेस या बोथ ब्लॉक्स में से आइदर ब्लॉक का मतलब किसी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन मालूम करना है। हालांकि बोथ ब्लॉक्स का जिनके मासेस m1 m2 हैं उनका कॉमन एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बोथ मासेस एक ही स्ट्रिंग से पुली पर एक ही स्ट्रिंग से कनेक्ट कर पुली से लटका दिए गए, पुली पर रख दिया गया है। और जो हेवियर मास होगा m1 वह 5 kg का है, वह डाउनवर्ड जाएगा, तो लाइटर मास m2 जो हल्का मास m2 है अपवर्ड जाएगा, लेकिन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होगा। m1 का एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड होगा, इसे हमें फाइंड करना है। जबकि m2 मास जो 2 kg का मास है वह अपवर्ड जाएगा, क्योंकि लाइटर है, हल्का है। m1 मास 5 kg का है, तो सर्टेनली यह नीचे जाएगा, इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा। टेंशन स्ट्रिंग में कैपिटल T पुली की तरफ अपवर्ड काम करेगा वेट के अगेंस्ट एंड इस स्ट्रिंग के बोथ पार्ट्स में मतलब लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स, लेफ्ट पार्ट से m1 मास टाइट है, लटकाया गया है, हैंग्ड है, जबकि राइट एंड से m2 मास सस्पेंडेड है, लटकाया गया है, टाइट है। तो m1 मास को लटकाने वाला माने जो बोथ मासेस को लटकाने वाले स्ट्रिंग के बोथ पार्ट्स में टेंशन कैपिटल T एंड कैपिटल T होगा, जो कि अपवर्ड एक्ट करेगा। लेकिन मोशन m1 मास का डाउनवर्ड होगा, m2 मास का अपवर्ड होगा। अब बोथ मासेस पर क्रियाशील एक्ट करने वाले फोर्सेस को हम फ्री बॉडी डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो ओरिजिनल फिगर में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम भी स्केच किया जा सकता है m1 मास के लिए, जो कि इस सिस्टम में लेफ्ट साइड में लटक रहा है, स्ट्रिंग के हेल्प से पुली पर रखा हुआ है, हेवियर मास है, तो इसका मोशन डाउनवर्ड होगा, वेट इसका डाउनवर्ड होगा, वेट तो बोथ मासेस का डाउनवर्ड होगा m1g एंड स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड होगा। m1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम मैं स्केच किया है अभी प्रेजेंटली, इसके बाद m2 का भी करूंगा बगल में।
एंड चूंकि m1 मास 2 kg का है, m1 मास 5 kg का है, एंड m2 मास उसी स्ट्रिंग के अदर इंड से सस्पेंडेड है, पुली के अदर साइड में, उसका मास ओनली 2 kg है। तो निश्चित रूप से m1 मास के कारण इफेक्टिव मोशन होगा, मतलब डाउनवर्ड मोशन m1 का होगा, m2 का अपवर्ड होगा। तो m1 का जो मोशन होगा एक्सेलरेशन A m1 मास पर डाउनवर्ड एक्ट करेगा। हालांकि यह कॉमन एक्सेलरेशन होगा m2 और m1 मास एंड m2 के लिए। तो यह m1 मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसके अलावा एडिशनल फोर्स भी है F, वह भी एक्ट कर रहा है m1 मास पर भी और m2 मास पर। तो टू फोर्सेस F जो कि गिवन है, और वेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है, वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो F एंड F, फोर्स F जो अप्लाइड फोर्स F डाउनवर्ड है बोथ मासेस पर, वह भी उसे भी रिप्रेजेंट किया गया है। वह भी मतलब जो फोर्स m1 एंड m2 मास पर जो एडिशनल फोर्सेस 1 न्यूटन का, F इक्वल टू 1 न्यूटन का अप्लाई किया गया है, तो वह भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा along द वेट ऑफ बोथ मासेस, दोनों मासेस के वेट के along ही, मतलब डाउनवर्ड ही F माने वेट भी और F भी दोनों डाउनवर्ड ही होगा। एंड m2 मास के लिए क्या सिचुएशन होगा? m2 मास कितना है? अनदर मास m2, यह 2 kg का है, इसका वेट भी m2g मतलब 2g नीचे की ओर काम करेगा। यहाँ m1g का मतलब है 5g भी हम लिख सकते हैं इसको, 5 kg मास का वेट को 5g भी m1 की जगह 5 रिप्लेस कर सकते हैं, 5 into g। एंड m2 इक्वल टू 2 kg मास पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स F एक्ट कर रहा है, क्रियाशील है, जिसका वैल्यू 1 न्यूटन है, गिवन है प्रॉब्लम में। एंड m2 मास का वेट जो होगा m2g इक्वल टू 2g, m2g वेट हो गया m2 मास का इक्वल्स टू, m2 मास कितना है? 2 kg का है, तो 2 m2 की जगह रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाई g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड टेंशन, तो स्ट्रिंग में जिस स्ट्रिंग से यह कनेक्टेड है, हैंग्ड है, लटकाया गया है, तो उसमें टेंशन वेट के अगेंस्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, पुली पर भी, पुली की तरफ। तो यह फोर्सेस है। एंड मोशन 2 kg मास का किधर होगा? इस 2 kg मास का जो मोशन होगा वह अपवर्ड होगा, क्योंकि अनदर मास m1 से कनेक्टेड है m2 मास, उसी स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड के पार्ट से, स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड वाला पार्ट से, तो उस लेफ्ट साइड वाला पार्ट से स्ट्रिंग के, एक ही स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड वाला पार्ट से m1 मास सस्पेंडेड है, तो उसका मास 5 kg है, तो उसका वेट 5 into g डाउनवर्ड काम करेगा, तो हेवियर मास है, तो इसलिए वह नीचे जाएगा, जबकि m2 मास 2 kg का है, लाइटर है, अपवर्ड जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन होगा। तो आइदर ऑफ द मासेस का, मतलब आइदर m1 का और m2 का, जो कि कॉमन एक्सेलरेशन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन A का वैल्यू मालूम करना है। तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम भी मैंने दोनों मासेस के लिए हमने स्केच कर दिया। अब फ्री बॉडी डायग्राम से ईच मास के मोशन के लिए, मतलब 5 kg का डाउनवर्ड मोशन के लिए एंड 2 kg का अपवर्ड मोशन के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा, उसकी हेल्प से 2 इक्वेशंस हम ऑब्टेन कर लेते हैं, दोनों को ऐड करके कॉमन एक्सेलरेशन हम ऑब्टेन कर लेंगे, जैसा कि प्रीवियस प्रॉब्लम 27 में किया गया था। तो नाउ रिजल्टेंट फोर्स माने m1 जो मास है उसका डाउनवर्ड मोशन है 5 kg मास का, तो उसके लिए रिजल्टेंट फोर्स कितना काम करेगा? तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मास 5 kg, m1 इक्वल्स टू 5 kg, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू वेट डाउनवर्ड फोर्स, एडिशनल फोर्स F डाउनवर्ड, तो m1g बाद में वैल्यू हम पुट कर देंगे, m1 m2 के वैल्यूज को बाद में पुट कर देंगे, F के वैल्यूज को भी। तो m1g डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, m1 इक्वल टू 5 kg मास का, तो जो रियल नेट फोर्स काम करेगा m1g प्लस F माइनस t अपवर्ड है, टेंशन स्ट्रिंग में अपवर्ड है, जबकि m1g प्लस F जो गिवन फोर्स है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों ऐड करेंगे। m1g प्लस F माइनस t इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, एंड रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज m1 into a अकॉर्डिंग टू यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो रिजल्टेंट फोर्स m1, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1 इक्वल टू 5 kg इज इक्वल टू m1g प्लस F वेट प्लस फोर्स डाउनवर्ड माइनस t, एंड रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन m1 into a, m1 का वैल्यू F का वैल्यू बाद में हम पुट कर देंगे,
देयरफॉर इक्वेशन हमारा आ गया m1 इंटू ए इक्वल्स टू m1g प्लस एफ माइनस कैपिटल टी, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। m1 मास के लिए तो रिएक्टेंट फोर्स हमने मालूम कर लिया, और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m1 जो 5 kg का मास है तो उसका एक्सेलरेशन के फोर्स कितना ऐड करेगा रिएक्टेंट फोर्स। जो रिएक्टेंट फोर्स होगा, फोर्स की जगह पर हम मास इनटू एक्सेलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से यूज कर दिए, मैंने रिप्लेस कर दिए रिएक्टेंट फोर्स की जगह m1 इंटू ए, एंड जो नेट फोर्स था m1g प्लस एफ माइनस टी, उसे राइट हैंड साइड में रखा। अब रिएक्टेंट फोर्स ऑन मास m2 इक्वल टू 2 kg फॉर अपवर्ड इस अपवर्ड मोशन, एंड रिएक्टेंट फोर्स ऑन मास m2 इक्वल टू 5 kg, वह कितना हो जाएगा, तो हम इसी ढंग से सिमिलरली लिख लें m2 इंटू ए रिएक्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मास स्मॉल m2 इक्वल टू 2 kg, जिसका वैल्यू है वह किधर मोशन करेगा, लाइटर बॉडी है, लाइटर मास से अपवर्ड करेगा। तो रिएक्टेंट फोर्स कितना काम करेगा, अपवर्ड 2 kg मास पर, मतलब जिसे सिंबल में m2 से डिनोट किया गया m2 इंटू ए, बाद में m2 का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, पहले एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा एक, उसमें कॉमन एक्सेलरेशन के लिए m2 इंटू ए हो जाएगा अपवर्ड मोशन m2 इक्वल टू 2 kg मास के लिए। तो रिएक्टेंट फोर्स m2 इंटू ए, जैसे रिएक्टेंट फोर्स ऑन मास m1 kg फॉर इस डाउनवर्ड मोशन, वह कितना आया m1a इक्वल्स टू m1g प्लस एफ माइनस टी। उसी ढंग से अपवर्ड मोशन m2 मास के लिए रिएक्टेंट फोर्स m2 इंटू ए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से इक्वल्स टू, अब इसमें अपवर्ड जा रहा है मास m2 तो टेंशन इफेक्टिव होगा, टेंशन लार्जर होगा, बोथ फोर्सेस, एफ जो फोर्स एडिशनल फोर्स से काम कर रहा है बोथ मासेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 न्यूटन का, प्लस वेट भी डाउनवर्ड काम करेगा m2 मास का m2g, तो ए प्लस m2g से टेंशन लार्जर होगा क्योंकि m2 मास अपवर्ड जा रहा है। तो t माइनस, तो रिएक्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा आरएचएस में, t माइनस अंडर ब्रैकेट m2g प्लस एफ, या ब्रैकेट हटा देंगे तो t माइनस m2g माइनस एफ, m2g और f दोनों डाउनवर्ड है, टेंशन अपवर्ड है, टेंशन लार्जर है, तो रिएक्टेंट फोर्स अपवर्ड जो फोर्स होगा m2 इंटू ए, वह t में से माइनस करना होगा m2g प्लस एफ, m2g एज एफ दैट इज m2g प्लस एफ, ब्रैकेट में रखते तो ब्रैकेट हटा दिए तो m2g माइनस एफ, से इक्वेशन नंबर 2। दोनों बोथ इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए, ऐड करने से क्या होगा, प्लस एफ माइनस एफ कैंसिल हो गया इक्वेशन 1 एंड 2 में, उसी ढंग से प्लस टी इक्वेशन 2 में है, माइनस टी इक्वेशन 1 में, वो भी कैंसिल हो गया। तो एलएचएस में अब क्या हो गया, ऐड करना है m1a प्लस m2a, तो ये कॉमन हो जाएगा बोथ टर्म्स में है, m1 प्लस m2 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के बाहर a को कॉमन कर दिया गया, स्मॉल a इक्वल्स टू एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड में इक्वेशन 1 के m1g है, एंड इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस m2g, तो m1g माइनस m2g, यहाँ पर भी g स्मॉल g कॉमन है, तो m1 माइनस m2 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई g, तो आरएचएस में क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g, यह ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हमारा आ गया, एलएचएस में ये है m1 प्लस m2 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई a इक्वल्स टू अंडर ब्रैकेट m1 माइनस m2 मल्टीप्लाइड बाई g, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ either of the blocks or either of the blocks or common acceleration of both blocks m1 and m2, दोनों ब्लॉक्स का जिनके मासेस m1 m2 है, दोनों पिंड जिनके मासेस m1 m2 है, उनका कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा, या दोनों में से किसी एक ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा जो कि प्रॉब्लम में पूछा गया है वह भी वही होगा, स्मॉल ही होगा। तो अब मैं डायग्राम को, जो ओरिजिनल डायग्राम है उसको मैं इरेज करता हूँ, रिमेनिंग फर्दर सॉल्यूशन के लिए, जो रिमेनिंग पार्ट सॉल्यूशन का है उसके लिए, फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ओरिजिनल डायग्राम को मैंने इरेज किया, अब इधर हम एक्सेलरेशन का वैल्यू इधर लिखते हैं बोर्ड के राइट पार्ट में, राइट साइड में, देयरफॉर ए कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स और एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक according to the problem, a equals to small a equals to
m1 माइनस m2 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई जी बाहर है कॉमन, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। LHS में m1 प्लस m2 है, a कॉमन है तो उसे डिवाइड कर दिया गया, तो कॉमन एक्सलेशन a के लिए फॉर्मूला आ गया m1 माइनस m2 अंडर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। या टू कनेक्टेड बॉडीज फॉलिंग ओवर ए पुली, उसके लिए यही एक्सप्रेशन भी होता है a इक्वल्स टू स्मॉल a एक्सलेशन कॉमन एक्सलेशन और एक्सलेशन ऑफ आइदर ब्लॉक इज स्मॉल a इक्वल टू m1 माइनस m2 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g अपॉन m1 प्लस m2। अब चूंकि बोथ मासेस m1 m2 का वैल्यूज के वैल्यूज दिए गए हैं, प्रॉब्लम में गिवन है m1 5 kg m2 2 kg, इसमें पुट कर दिया जाए इस फॉर्मूला में, से इट इज इक्वेशन नंबर 3। तो पुट कर दिया जाए, जी का वैल्यू भी पुट कर देंगे हम, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फॉर कन्वीनियंस सुविधा के लिए हम जी इक्वल टू स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, यहाँ हम 10 पुट कर देते हैं। देयरफॉर ए एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक और कॉमन एक्सेलरेशन इज स्मॉल a इक्वल्स टू m1 कितना है 5 kg, 5 m1 की जगह 5 रिप्लेस किए, m2 के जगह 2 रिप्लेस किए, स्मॉल g के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ हम रिप्लेस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 दैट इज 5 प्लस 2, 5 माइनस 2 3, 5 प्लस 2 7 दैट इज 3 अपॉन 7, a इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 30 अपॉन 7, 30 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह एक्सेलरेशन हो गया। दैट इज 30 में 7 से डिवाइड कर दें तो 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर स्मॉल a दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक और कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, उभयनिष्ठ त्वरण दोनों द्रव्यमानों का या किसी एक द्रव्यमान का त्वरण जो प्रॉब्लम में पूछा गया है। तो स्मॉल a इक्वल टू 30/7, तो 30/7 इज 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। इस प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, लेकिन इस प्रॉब्लम में एक पार्ट और भी है। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट फोर्स F कंटिन्यूज टू एक्ट। माने उस m1 के मोशन पर विचार करना है सेकेंड पार्ट में। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट फोर्स F कंटिन्यूज टू एक्ट। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग ब्रेक कर जाए लेकिन m1 मास का मोशन पर विचार करना है। जब स्ट्रिंग ब्रेक कर जाए मतलब 5 kg m1 इक्वल टू 5 kg मास को लटकाने वाला स्ट्रिंग टूट जाए लेकिन फोर्स उस पर एक्ट करता रहे। तो जब m1 इक्वल टू 5 kg मास को लटकाने वाला स्ट्रिंग जिस स्ट्रिंग से लटक रहा है मास 5 kg वह टूट जाएगा तो उसका टेंशन 0 हो जाएगा, लेकिन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इक्वेशन 1 था रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1 इक्वल टू 5 kg एंड फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ मास m1। तो इक्वेशन 1 में हम टेंशन को क्या करेंगे, 0 कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग जब टूट जाएगी तो टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पुटिंग T इक्वल्स टू 0, पुटिंग T इक्वल्स टू putting T equal to 0 in equation 1, that is the equation for which is the equation 1 is the equation for downward motion of mass m1। तो पुट कर दिया जाए इक्वेशन 1 जो हमारा अभी भी है बोर्ड पर, m1 इंटू a इक्वल टू m1g प्लस f माइनस टी। तो इसमें टेंशन हम स्ट्रिंग जब ब्रेक कर जाएगा तो टेंशन 0 हो जाएगा, लेकिन फोर्स जो f है जो बोथ मासेस m1 m2 पर फोर्सेस f एंड f रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में, तो वह कंटिन्यू करता है। तो फॉर लेकिन प्रॉब्लम में मोशन मतलब m1 जो मास है उसके मोशन पर के बारे में जिक्र कर रहा है, तो इसलिए इक्वेशन 1 रिजल्टेंट फोर्स है ऑन मास m1 के लिए, तो हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ मास m1। स्ट्रिंग टूट गई तो क्या हुआ, टेंशन 0 हो गया, लेकिन फोर्स अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें कितना, पुटिंग T इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब मैं ऊपर लिखता हूं इस प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन को।
ऊपर सॉल्व करता हूँ। तो पुटिंग T इक्वल्स टू 0 इन टेंशन इन द स्ट्रिंग 0, चूंकि स्ट्रिंग ब्रेक कर गया तो टेंशन 0 हो जाएगा, डोरी में तनाव शून्य हो जाएगा 0। पुटिंग T बराबर 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 किसके लिए है? फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ मास m1, फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ मास m1 रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन है। इक्वेशन 1 डाउनवर्ड मोशन F1 के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स मास m1 पर एक्ट करेगा, तो उसमें इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए T इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। we have m1 into small a equals to m1 g plus f T 0 हो गया। तो m1 के मोशन पर विचार करना है, तो हमको m1 का वैल्यू पुट कर दिया जाए, जो कि कितना है? 5 है। बोथ साइड्स में टर्म्स हैं, m1 वाला टर्म बोथ साइड्स में है, m1a है एंड LHS में एंड RHS में भी m1 है। दोनों जगह m1 की जगह पुट कर दिया जाए कितना? 5 kg एंड F का वैल्यू कितना है? फोर्स का वैल्यू भी गिवन है कितना? 1 न्यूटन है, उसके जगह 1 पुट कर दिया जाए। और 5 इंटू a LHS में m1 का वैल्यू पुट करें, T बराबर 0 इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद इक्वल्स टू m1 के जगह 5 kg, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g प्लस फोर्स जो एक्ट कर रहा है बोथ मासेस पर डाउनवर्ड, वो उसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है। देयरफॉर एक्सेलरेशन मालूम करना है m1 मास का। इस सिचुएशन में, सेकेंड सिचुएशन में, जब स्ट्रिंग ब्रेक कर जाए, डोरी टूट जाए, लेकिन फोर्स F एक्ट करता रहे, क्रियाशील रहे, तो इक्वल्स टू क्या होगा? 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5g अपॉन a इक्वल्स टू 5a इक्वल टू 5g प्लस 1, और 5 से डिवाइड कर दिया जाए, तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 5g अपॉन 5 प्लस 1/5। 5g अपॉन 5 दैट इज केवल g कैंसिलेशन के बाद न्यूमरेटर में केवल g बचेगा। 1/5 मीन्स 0.2। देयरफॉर a एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज स्मॉल a इक्वल्स टू स्मॉल g, फर्स्ट टर्म में g बचा 5g अपॉन 5 दैट इज g प्लस 1/5 दैट इज 5 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.2। आंसर बुक का यही आंसर है, a इक्वल टू g स्मॉल g प्लस 0.2। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट बी, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम 27। अगर जी का वैल्यू हम, या बुक का आंसर है ए स्मॉल ए एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इक्वल्स टू स्मॉल g प्लस 0.2 व्हेन द स्ट्रिंग इज ब्रोकन बट फोर्स F कंटिन्यूज टू एक्ट। डोरी टूट गई, लेकिन स्मॉल m1 मास को लटकाने वाली जो डोरी है, m2 मास को तो वही डोरी लटका रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में मास m1 है, मास m1 पर के मोशन पर विचार करना है, तो m1 मास को हैंग करने वाली डोरी स्ट्रिंग टूट जाए, लेकिन फोर्स जो अप्लाइड था बोथ मासेस पर, m1 पर भी F था डाउनवर्ड, m2 पर भी F था, तो F कंटिन्यू फोर्स कंटिन्यू करे, तो टेंशन 0 हो जाएगा जब स्ट्रिंग टूट जाएगी। तो इक्वेशन 1 जो कि डाउनवर्ड मोशन ऑफ मास m1 इक्वल टू 5 kg के लिए था, इक्वेशन जो हमने ऑब्टेन किया था यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1 के लिए, तो उस इक्वेशन में T 0 पुट कर दिया, तो हमारा रिजल्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इज स्मॉल a इक्वल टू स्मॉल g प्लस 0.2 1/5 इज 0.2। अगर हम g का वैल्यू पुट कर दें, बुक का यही आंसर है, लेकिन अगर हम g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर दें, या तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10.2। अगर g का वैल्यू 9.8 पुट करते हैं तो आंसर होगा 9.8 प्लस 0.2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड स्मॉल g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर दिया जाए, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 और कितना होगा? m1 का नीचे की ओर एक्सेलरेशन के लिए a इक्वल टू g इक्वल टू 10 मीटर
per second square पुट करने पर 10 plus 0.2 that is 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड जी का जो स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 पुट किया जाए तो ए इक्वल टू 9.8 प्लस 0.2 that is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर होगा। लेकिन बुक का आंसर स्मॉल ए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 इक्वल टू स्मॉल जी प्लस 0.2। इसके साथ ही यह वीडियो कंप्लीट होता है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम्स 26 एंड 27 का सॉल्यूशंस किया गया, जो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 9 दैट इज पार्ट 9 है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक्स सो मच।